दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ नेटफ्लिक्स हॉरर सीरीज द मिडनाइट क्लब के आखिरी 4 एपिसोड्स को। मैंने इससे पहले एक वीडियो में द मिडनाइट क्लब के स्टार्टिंग के 6 एपिसोड्स को एक्सप्लेन कर दिया है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग पहले उस वीडियो को आई बटन पे क्लिक करके देख लेना, वरना इस वीडियो में ज्यादा कुछ समझ नहीं आने वाला। IMDb ने इस सीरीज को 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है एंड इट्स 87% फ्रेश ऑन रॉटन टोमेटोज। आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम द मिडनाइट क्लब सीरीज को कंक्लूड करने वाले हैं। और अब हम इसी के साथ चलते हैं सीधा एपिसोड 7 की तरफ, जिसका नाम है आन्या। I need you to tell me where you found it, what you were doing downstairs. To those before, to those after, to us now, and to those beyond. Seen or unseen, here but not here. And why I shouldn't throw you out of this house. एपिसोड की शुरुआत में हम आन्या को देखते हैं जो अब काम कर रही है एक सुपरमार्केट में। आन्या अकेली रहती है, पर उस रात को कुछ अजीब चीजें उसे फील होती है। हमें पता चलता है कि आन्या अब ब्राइट क्लिफ हॉस्पिस से बाहर निकल आई है और उसका कैंसर भी ठीक हो गया है, पर उसकी लाइफ बहुत ही ज्यादा बेकार है। आन्या को बैले सीखना होता है, पर क्योंकि उसकी एक टांग खराब है तो वो नाच नहीं सकती। रात को आन्या को मिडनाइट क्लब के लोगों की आवाजें अलार्म क्लॉक में से सुनाई देती है और अगले दिन वो जाती है एक AA मीटिंग में। AA मीटिंग में हमें पता चलता है कि आन्या उस रिचुअल की वजह से ठीक हो गई और आन्या ने और उसके दोस्तों ने बाकी लोगों के लिए भी सेम रिचुअल किया था, पर किसी का कैंसर ठीक नहीं हुआ। आन्या इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा होती है कि उसके सारे दोस्त उसकी आंखों के सामने कैंसर से मारे गए और जो रिचुअल था वो सिर्फ आन्या के लिए काम करा। अब उस रात को आन्या अपने बेस्ट फ्रेंड रेड को फोन करती है, जिससे आन्या ने सालों से बात नहीं करी, पर रेड आन्या से बात नहीं करता। आन्या के साथ जो भी होता है उससे हमें यहाँ पे समझ आता है कि आन्या असली दुनिया में नहीं है। अब एक दिन केविन की कहानी वाली डस्टी की माँ सुपरमार्केट में आ जाती है और आन्या चौंक जाती है। वो घर जाने के लिए निकल जाती है और रास्ते में एक वीडियो गेम की दुकान में उसे ल्यूक और बैकी मिलते हैं। आन्या के सामने अब कहानियों के कैरेक्टर्स आने लगते हैं और आन्या डरने लगती है। उसे भूत दिखाई देने लगते हैं और हर जगह खून खराबा होने लगता है। आन्या अब अलग अलग जगह पे जाने लगती है और एंड में वो अपने बिस्तर पर पहुंच जाती है, जहाँ पे छत से वो काली एंटिटी आन्या को बुरी तरीके से डरा देती है। और अब हमें पता चलता है कि आन्या असली दुनिया में रिकवरी रूम के अंदर है। आन्या के सारे दोस्त उसे रिकवरी रूम के बाहर से कहानी सुनाते हैं और आन्या की आत्मा वो कहानी सुनती है। कहानी के अंदर आन्या अपने बेस्ट फ्रेंड रेड से शादी कर लेती है और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताती है और आन्या की आत्मा को वो कहानी सुनकर काफी ज्यादा खुशी होती है। हमें पता चलता है कि रिचुअल काम नहीं करा था और आन्या बेहोश हो गई थी। डॉक्टर स्टैंटन को हिडन बेसमेंट के बारे में सब पता चल गया था और एंड में आन्या रिकवरी रूम में पहुंच गई थी। अब उस रिचुअल के कुछ दिन बाद तक आन्या मर जाती है और इलोंका बहुत ज्यादा दुखी होती है। इलोंका को पता चलता है कि मरने से पहले आन्या सब कुछ इलोंका के नाम कर गई है, पर डॉक्टर स्टैंटन इलोंका से बहुत ही ज्यादा नाराज थी। इलोंका अब जाती है शात्सा से मिलने और शात्सा असल में एक फार्म हाउस में रहती है। शात्सा को जब पता चलता है कि आन्या मर गई है तो शात्सा इलोंका को ये यकीन दिलाती है कि रिचुअल अपना काम जरूर करेगा, चाहे वो किसी और को ठीक कर दे। इसके बाद इलोंका को आन्या के सामान में एक टूटी हुई बैलेरीना मिलती है और उस रात को मिडनाइट क्लब में इलोंका आन्या का लिखा हुआ आखिरी लेटर पढ़ती है। आन्या ने लिखा था कि अगर वो दूसरी दुनिया से कांटेक्ट कर पाएगी तो वो जरूर करेगी, और वो लेटर काफी ज्यादा सैड था। सब लोग आन्या के नाम पर टोस्ट करते हैं, पर तभी वहां पे आ जाती है डॉक्टर जॉर्जिया स्टैंटन।
स्टैंटन बताती है कि वो हमेशा से ही द मिडनाइट क्लब के बारे में जानती थी और उसे अच्छा लगता था कि उसके हॉस्पिस की दीवारें बच्चों की कहानियों से गूंजती रहती है, पर जो इलोंका और उसके दोस्तों ने हिडन बेसमेंट के अंदर किया वो माफी के लायक नहीं है और इसलिए डॉक्टर स्टैंटन सबको वापस भेज देती है। खैर, इस सब के बाद सारे बच्चे बीच पर जाते हैं और आन्या की अस्थियों का विसर्जन करते हैं। इलोंका केविन को किस करने की कोशिश करती है पर वो पीछे हट जाता है क्योंकि उसकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड थी। इस सब के बाद डॉक्टर स्टैंटन एथीना की डायरी को जला देती है, पर उस रात को डॉक्टर स्टैंटन किसी से फोन पे बातें करती है। स्टैंटन फोन पे बोलती है कि कोई बच्चा असलियत में ठीक हो रहा है और वो जल्द ही घर जाने वाला है। ये बात इलोंका सुन लेती है और उसे लगता है कि उसका रिचुअल काम कर गया। इलोंका अपने कमरे में जाकर इस बारे में सोचने लगती है, पर तभी वो बुढ़िया की आत्मा इलोंका पे हमला कर देती है। वो बुढ़िया बोलती है कि मेरे को भूख लगी है और इलोंका डर के मारे खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है। बाथरूम में उसे एक बुड्ढे की आत्मा भी दिखाई देती है और डर के मारे इलोंका बेहोश हो जाती है और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं एपिसोड 8 की तरफ, जिसका नाम है रोड टू नोवेयर। Someone's going home. So that ritual, the 5 sisters, the 4 humors on that property, on that spot, led by this girl, I think it actually worked. There's something very special about the spot where Brightcliff is built, something very special about that exact spot, and the man who built Brightcliff knew that. Do you know that story? Let's stop the bullshit. Tell me what the fuck you want from me. एपिसोड शुरू होता है इलोंका को दिखाते हुए, जिसे अगली सुबह बाथरूम में होश आता है। अब इलोंका जाती है डॉक्टर स्टैंटन के पास और वो उससे पूछती है कि आखिर घर कौन जा रहा है, पर डॉक्टर स्टैंटन इलोंका से वादा लेती है कि वो ये बात किसी को भी नहीं बताएगी, क्योंकि अभी डॉक्टर स्टैंटन श्योर नहीं है कि कोई बच्चा ठीक हो रहा है या फिर नहीं, और उस बच्चे का नाम भी डॉक्टर स्टैंटन नहीं बताती। इसके बाद इलोंका पूरे टाइम उसी बारे में सोचती रहती है और एंड में वो जाके केविन को सब कुछ बता देती है। केविन इलोंका को समझाता है कि शायद किसी का मिसडायग्नोसिस हो गया होगा, पर इलोंका बोलती है कि ये सब रिचुअल का कमाल है। इलोंका अब जाके शात्सा को सब कुछ बताती है और हमें पता चलता है कि इलोंका को ये लग रहा है कि उसका कैंसर ठीक हो रहा है, और कहीं ना कहीं इलोंका के अंदर खुशी वाली फीलिंग आ जाती है, क्योंकि उसको हमेशा से उम्मीद थी कि उसका कैंसर किसी चमत्कार से ठीक हो जाएगा। इसके बाद हम लोग स्पेंस और शैरी को देखते हैं और शैरी स्पेंस को समझाती है कि सब लोग जल्द ही कैंसर से मर जाएंगे, तो स्पेंस के लिए बेहतर यही होगा कि वो अपनी माँ के पास जाए और उसे बताए कि वो आखिर क्या फील करता है। दूसरी तरफ शात्सा इलोंका को अपना पूरा कबीला घुमाती है और शात्सा बताती है कि ब्राइटक्लिफ के अंदर एक खास अनजान शक्ति रहती है और उस शक्ति का असर आसपास के जंगल में भी दिखाई देता है। हमें पता चलता है कि ब्राइटक्लिफ के आसपास का पानी लोगों की बीमारियों को ठीक कर देता है। जंगल के ऊपर से जो प्लेन निकलते हैं वो खराब हो जाते हैं और ये सब कुछ उसी शक्ति का कमाल है। शात्सा अब इलोंका से एथीना की डायरी मांगती है, पर वो डायरी तो डॉक्टर ने जला दी थी। सीन जाता है अमेश पे, जो नात्सुकी को डेट पे इनवाइट करता है, पर नात्सुकी मना कर देती है क्योंकि वो आन्या के मरने से बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई है। और दूसरी तरफ स्पेंस और शैरी मार्क के साथ जाते हैं स्पेंस के घर, जहाँ पे स्पेंस अपनी माँ को कन्फ्रंट कर देता है और स्पेंस अपनी सारी फीलिंग्स अपनी माँ को बता देता है, और स्पेंस की माँ को भी अपनी हरकतों पे काफी ज्यादा शर्मिंदगी फील होती है। अब आधी रात को सारे बच्चों को पता चलता है कि लाइब्रेरी पे ताला लगा है, क्योंकि डॉक्टर स्टैंटन ने अभी तक किसी को माफ नहीं किया है। इसी वजह से आज मिडनाइट क्लब की मीटिंग नहीं हो पाती, पर अमेश मिलता है नात्सुकी से। नात्सुकी अमेश को अपने साथ ले जाती है और वो उसे अपनी लिखी हुई एक कहानी सुनाती है, जिसका नाम होता है रोड टू नोवेयर। वो कहानी होती है टेरेसा नाम की एक लड़की की, जो अपने घर से परेशान होकर भाग जाती है।
रास्ते में टेरिसा को पॉपी नाम की लड़की और जैक नाम का आदमी मिलता है और वो दोनों टेरिसा के साथ गाड़ी में बैठ जाते हैं लिफ्ट लेकर। रास्ते में टेरिसा को एक अजीब बच्चा रोड पे चलता हुआ बार बार दिखाई देता है जो हर बार और ज्यादा डरावना हो जाता है। पॉपी पूरे रास्ते टेरिसा को गाड़ी से निकलने के लिए बोलती रहती है पर जैक टेरिसा को गाड़ी से निकलने से मना करता है। टेरिसा काफी देर तक जैक की बात सुनती है और वो गाड़ी से नहीं उतरती, पर टेरिसा को धीरे धीरे जैक से डर लगने लगता है और वो एंड में पॉपी के साथ गाड़ी से उतर जाती है। पॉपी अब टेरेसा को एक गैस स्टेशन पे ले जाती है जहाँ पे उन्हें मिलती है एक गराज और गराज को खोलने पे अंदर होती है टेरेसा की गाड़ी। टेरेसा को अब पता चलता है कि वो अपनी गराज से बाहर निकली ही नहीं, क्योंकि असल में वो अपनी फैमिली से परेशान होने के बाद डिप्रेस्ड हो गई थी और उसने गाड़ी का इंजन चला छोड़कर खुदकुशी करने की कोशिश करी थी। टेरिसा को पता चलता है कि वो अपने ही दिमाग में फंसी हुई है और पॉपी और जैक उसी की इमेजिनेशन का हिस्सा है, जिसमें से जैक टेरिसा की बुरी वाली साइड है और पॉपी टेरिसा की अच्छी वाली साइड है। और इसलिए ही जैक टेरिसा को गाड़ी से उतरने से मना कर रहा था ताकि टेरिसा मारी जाए और पॉपी उसे लगातार सलाह दे रही थी गाड़ी से उतरने के लिए। एंड में टेरिसा जैक की बात नहीं सुनती और वो रियल दुनिया में जाग जाती है और गाड़ी से बाहर निकल जाती है। वो जाके गराज का दरवाजा खोल देती है और जिंदा रहने का फैसला करती है। नात्सुकी अब अमीश को बताती है कि उसने भी टेरिसा की तरह मरने की कोशिश करी थी पर वो बच गई थी, जिसके बाद उसे पता चला कि उसे कैंसर है और अब वो धीरे धीरे हर दिन मर रही है। अमीश अब नात्सुकी को किस करता है और सीन जाता है इलोंका पे, जिसे एक लड़की की आवाज बेसमेंट में से सुनाई देती है। इलोंका अब हिडन बेसमेंट में जाकर चेक करती है और उसे दिखाई देती है वो बुढ़िया। इलोंका अब इस बार हिम्मत कर उस बुढ़िया से पूछती है कि वो आखिर है कौन, पर वो बुढ़िया बदल जाती है केविन में और इसका मतलब केविन के साथ भी कुछ हॉन्टिंग्स हो रही है और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं एपिसोड 9 की तरफ, जिसका नाम है द एटर्नल एनिमी। To those before, to those after, to us now, and to those beyond. Seen and unseen, here but not here. I want to help you. You know what? Let's just do it. I say you and I go back there together tonight after the midnight club, after everyone's asleep. You bring me down there into that basement. That's where the ley lines intersect. That's the energy center. You bring me there. I have everything that I need. Everything you need for what? To heal you. Right, girl? एपिसोड की शुरुआत में डॉक्टर स्टैंटन सैंड्रा को बताती है कि उसका कैंसर ठीक हो रहा है और वो मरने नहीं वाली। सैंड्रा को बिल्कुल समझ नहीं आता कि वो ये बात अपने दोस्तों को कैसे बताएगी। वो खुश तो होती है पर उसे बहुत ज्यादा दुख भी होता है। सीन केविन पे जाता है, जिसे सपने में वो बूढ़ा आदमी दिखाई देता है और जागने पे इलोंका केविन से पूछती है कि वो बेसमेंट में क्या कर रहा था। केविन अब बताता है कि कई रातों से वो अपनी नींद में बेसमेंट में पहुंच जाता है और अब यहाँ पे उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि जिस तरह इलोंका को उस बुढ़िया की आत्मा दिखाई देती है, उसी तरह केविन को उस बूढ़े की आत्मा परेशान करती है और अब वो दोनों कंक्लूजन निकालते हैं कि ये जगह सच में हॉन्टेड है। मिडनाइट क्लब के मेंबर अब एक इमरजेंसी मीटिंग रखते हैं और बूढ़ों की आत्माओं के बारे में बात करते हैं, पर वो आत्माएं सिर्फ केविन और इलोंका को ही दिखाई दे रही थी। अब यहाँ पे कोई भी उन दोनों की बातों को नहीं मानता और सब बोलते हैं कि वो दवाइयों का असर है, पर अब यहाँ पे इलोंका बता देती है कि जो रिचुअल उन्होंने किया था वो काम कर गया है और किसी का कैंसर ठीक हो गया है। इलोंका ये भी बोलती है कि उसे ऐसा लग रहा है कि वो ठीक हो रही है, पर यहाँ पे सैंड्रा बता देती है कि असल में वो ठीक हो रही है। सैंड्रा अब रिचुअल वाली बात को झूठा बता देती है और वो बोलती है कि उसका मिसडायग्नोसिस हुआ है। यहाँ पे इलोंका का दिल टूट जाता है और हमें ये भी पता चलता है कि स्पेंस ने ट्रिस्टन की आत्मा की नहीं, सैंड्रा की आवाज सुनी थी, क्योंकि सैंड्रा अपने दोस्तों को निराश नहीं करना चाहती थी।
यहाँ पे सब लोगों के बीच में टेंशन क्रिएट हो जाती है और इलोंका और सैंड्रा वहां से भाग जाते हैं। इलोंका के सामने अब आ जाती है कैथरीन और कैथरीन प्रॉम डे की फोटोज को लाई थी, पर क्योंकि इलोंका ऑलरेडी दुखी थी तो वो कैथरीन को बुरा भला सुना देती है और केविन यहाँ पे इलोंका से गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो सब कुछ सुन लेता है। इलोंका अब रोते रोते शात्सा के पास भाग जाती है और उसे सब कुछ बताती है और दूसरी तरफ केविन और स्पेंस की बातों से हमें पता चलता है कि केविन भी इलोंका को पसंद करता है, पर वो कैथरीन से ब्रेकअप नहीं करना चाहता। इसके बाद शात्सा और इलोंका को फिर से दिखाते हैं, जहाँ पे शात्सा इलोंका के दिमाग में ये बात बिठाल देती है कि रिचुअल काम जरूर करेगा क्योंकि ब्राइट क्लिफ के अंदर बहुत ही खास शक्तियां हैं और शात्सा बताती है कि उसका असली नाम है जूलिया जेन। ये बात सुनकर इलोंका चौंक जाती है क्योंकि जूलिया जेन की वजह से ही तो वो ब्राइट क्लिफ में आई थी। इसके बाद जूलिया इलोंका को बताती है कि वो सालों से ब्राइट क्लिफ में घुसने की कोशिश कर रही है, पर डॉक्टर स्टैंटन उसे घुसने नहीं देती। जूलिया अब इलोंका के साथ प्लान बनाती है कि आज रात को सबके सोने के बाद जूलिया ब्राइट क्लिफ में आएगी और वो इलोंका की मदद से एक रिचुअल करेगी जिससे इलोंका का कैंसर ठीक हो जाएगा। अब यहाँ से सीन रात में जाता है जहाँ पे सारे लोग सैंड्रा के लिए बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि वो घर जा रही है और इलोंका भी सब लोगों से अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगती है। इसके बाद मिडनाइट क्लब की मीटिंग शुरू होती है और आज स्पेंस सबको एक कहानी सुनाता है जिसका नाम है द इटर्नल एनिमी। ये कहानी होती है रेल नाम के कॉलेज स्टूडेंट की जो हमेशा अकेला रहता है। रेल को क्रिस्टोफर नाम के लड़के से प्यार हो जाता है और कुछ दिन कोशिश करने पे वो क्रिस्टोफर के साथ डेट पे जाने लगता है। एक दिन रेल और क्रिस्टोफर टीवी पे फुटबॉल गेम देखते हैं जो एक दिन पहले ही रेल ने रिकॉर्ड कर लिया था। गेम को देखने के बाद वो दोनों एक बार में जाते हैं जहाँ पे लाइव फुटबॉल गेम चल रहा था, पर अजीब बात तो ये थी कि रेल और क्रिस्टोफर ऑलरेडी वो फुटबॉल गेम देख चुके थे। इस सब के बाद रेल को समझ आता है कि उसका टीवी फ्यूचर रिकॉर्ड कर सकता है और इसी बात का रेल और क्रिस्टोफर फायदा उठाते हैं और काफी पैसा कमाते हैं। अब क्योंकि उन दोनों को फ्यूचर ऑलरेडी पता चल जाता है तो वो दोनों एक दिन एक लड़की की जान भी बचा लेते हैं जो मरने वाली थी। अब एक दिन क्रिस्टोफर अपनी माँ से मिलने के लिए चले जाता है, पर फ्यूचर वाली टेप से रेल को पता चलता है कि क्रिस्टोफर का आज मर्डर कर दिया जाएगा। रेल अब क्रिस्टोफर को बचाने के लिए पहुंचता है, पर किलर भी वहां पे सही टाइम पर आ जाता है और क्रिस्टोफर और उसकी माँ को बेहोश कर देता है। रेल अब देखता है कि जो किलर है वो क्रिस्टोफर की तरह दिख रहा है और असल में जो किलर होता है वो क्रिस्टोफर का अडल्ट रूप है जो फ्यूचर से आया है। अब यहाँ पे रेल को पता चलता है कि वो एक साइबॉर्ग है जो फ्यूचर से भागकर आया है। क्रिस्टोफर बताता है कि उसी ने रेल को बनाया है क्योंकि वो इंसानों के अंदर से दुख वाली फीलिंग को खत्म करना चाहता था, पर जो रेल है उसके अंदर अभी तक इंसानों वाली फीलिंग्स है और इसलिए वो रेल को मारने के लिए आया है। और असल में रेल जब पास्ट में आया तो उसके दिमाग से ये निकल गया कि वो एक रोबोट है। एंड में क्रिस्टोफर रेल को मारकर वहां से चले जाता है क्योंकि रेल सरेंडर कर देता है, पर मरने से पहले रेल एक वीडियो बनाकर टीनेजर क्रिस्टोफर के लिए छोड़ जाता है। उस वीडियो से टीनेजर क्रिस्टोफर को पता चलता है कि इंसानों के लिए दुख वाली फीलिंग भी जरूरी होती है और क्रिस्टोफर फैसला करता है कि वो कभी भी कोई भी रोबोट नहीं बनाएगा और कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। अब मिडनाइट क्लब की मीटिंग के बाद इलोंका जाती है और वो जूलिया और उसकी 3 साथियों को घर में घुसा लेती है। वो पांचों लड़कियां अब हिडन बेसमेंट में जाती है जहाँ पे जूलिया बीच में बैठती है और चारों लड़कियों को वो चारों दिशाओं में बिठाल देती है। इलोंका को अब जूलिया पे थोड़ा शक होने लगता है, पर जूलिया अपना पूरा रिचुअल कर लेती है ये कहकर कि ये रिचुअल इलोंका का कैंसर ठीक कर देगा। वो अपनी 3 साथियों के साथ इलोंका को चाय पीने को देती है और सारी लड़कियां चाय पी लेती है सिवाय इलोंका के। इलोंका को डर लग रहा था और तभी वहां पे आ जाती है डॉक्टर स्टैंटन।
डॉक्टर स्टैंटन इलोंका को कुछ भी पीने से मना करती है, पर दो लड़कियां स्टैंटन को पकड़ लेती है। जूलिया इलोंका को फोर्स करती है चाय पीने के लिए और बोलती है कि अगर तुमने चाय नहीं पी तो रिचुअल काम नहीं करेगा और तुम्हारा कैंसर ठीक नहीं होगा। और जब इलोंका चाय पीने वाली थी तभी बाकी जो लड़कियां थी वो जहर की वजह से मरने लगती है। इलोंका समझ जाती है कि चाय में जहर है और जूलिया उसकी तरफ भागती है, पर इलोंका डर के मारे बेहोश हो जाती है और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब यहाँ से हम लोग एपिसोड 10 की तरफ चलते हैं जिसका नाम है मिडनाइट। To those before, to those after, to us now, and to those beyond. Seen or unseen, here but not here. To those before, to those after, to us now, and to those beyond. Seen or unseen, here but not here. एपिसोड शुरू होता है 1968 में जूलिया जेन को दिखाते हुए, जो हॉस्पिस से भाग जाती है। जूलिया पहुंचती है रजीना बेलार्ड के घर, जो कल्ट वाले हादसे के बाद गायब हो गई थी। हमें पता चलता है कि जूलिया को एथीना की डायरी मिली थी और कल्ट के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जूलिया ने रजीना बेलार्ड को ढूंढ लिया। जूलिया अब रजीना से बातें करती है और कंक्लूजन निकलता है कि रजीना जूलिया का कैंसर ठीक कर देगी, पर उसे कुछ टाइम तक रजीना के साथ रहना होगा। हम लोग यहाँ पे समझ जाते हैं कि जब पास्ट में जूलिया गायब हो गई थी तो वो असल में रजीना के साथ रह रही थी और रजीना ने ही जूलिया को ठीक करा था, पर कैसे यह हमें पता नहीं चलता। सीन वापस प्रेजेंट में जाता है जहाँ पे स्टैंटन और जूलिया आपस में लड़ रहे थे, पर स्टैंटन जूलिया को जाने देती है और जूलिया के भागने के बाद तीनों लड़कियों को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है और वो तीनों ही लड़कियां बच जाती है। अगले दिन स्टैंटन इलोंका को समझाती है कि जूलिया पागल है और वो पहले भी ब्राइट क्लिफ में घुसने की कोशिश कर चुकी है। स्टैंटन के हिसाब से जूलिया का पास्ट में मिसडायग्नोसिस हुआ था, बिल्कुल सैंड्रा की तरह, और ये जादू और रिचुअल वाली चीजें कुछ भी काम नहीं करती। इलोंका को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो अच्छे से समझ जाती है कि कल रात को वो मर सकती थी और वो सिर्फ स्टैंटन की वजह से जिंदा है, और इलोंका काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। इसके बाद सैंड्रा का घर जाने का टाइम आ जाता है और सब लोगों को गुड बाय बोलने के बाद सैंड्रा घर चले जाती है और सैंड्रा के जाने के बाद सब बच्चों के मम्मी पापा अपने बच्चों से मिलने के लिए आते हैं और आज स्पेंस की माँ भी उससे मिलने आई थी। फैमिली डे पे आज आन्या का बेस्ट फ्रेंड रेड भी हॉस्पिस में आया था, जिसे इलोंका बताती है कि आन्या उससे सच्चा प्यार करती थी। इलोंका रेड को आन्या की टूटी हुई बैलेरिना देती है, पर इलोंका के होश उड़ जाते हैं क्योंकि आन्या की आत्मा ने उस बैलेरिना को जोड़ दिया था और इलोंका समझ जाती है कि यही वो साइन है जो मिडनाइट क्लब स्टार्टिंग से ढूंढ रहा था। उस दिन दिल पर पत्थर रखकर केविन कैथरीन से भी ब्रेकअप कर लेता है और आज रात मिडनाइट क्लब में केविन अपनी कहानी पूरी करता है। सीन कहानी में जाता है जहाँ पे जब डस्टी की माँ डस्टी को शीला को मारने के लिए बोलती है तो डस्टी शीला को फोन करके अपने घर पे बुलाता है, जबकि सारी आत्माएं उसे चिल्ला चिल्ला कर मना कर रही थी। शीला डस्टी के घर पे आती है और डस्टी शीला को ले जाकर अपना आइंस्टाइन अकाउंट दिखाता है। शीला चैट पढ़कर समझ जाती है कि डस्टी ने किलर को ढूंढ लिया है और पूछने पे डस्टी बताता है कि पहले उसके दादा किलर थे, फिर उसकी माँ किलर बन गई और अब वो किलर है। डस्टी शीला पे हथौड़ा चलाता है पर वो खुद के शरीर को रोक लेता है। डस्टी डीमन को बोलता है कि वो शीला को नहीं मारेगा, पर तभी डस्टी की माँ कमरे की छत पर क्रॉल करते हुए आ जाती है। डस्टी की माँ डस्टी पे हमला कर देती है, पर शीला हथौड़े से डस्टी की माँ को मार देती है। डस्टी की माँ के मरते ही डस्टी ठीक हो जाता है और अब सारी आत्माएं शीला को भी दिखाई देती है। सारी आत्माओं को अब शांति मिल जाती है और फिर डस्टी बताता है कि ये डीमन डस्टी के परिवार में सालों से है और लोगों को मार रहा है। अब तभी डस्टी की माँ के अंदर से डीमन निकल जाता है और डस्टी के अंदर घुस जाता है। डस्टी पोजेस्ड होकर शीला पे हमला कर देता है, पर डस्टी अपने शरीर में ही डीमन से लड़ने लगता है।
वो खुद को ही हथौड़े से मारने लगता है और डस्टी शीला को बोलता है कि वो उसे मार डाले ताकि डीमन फाइनली खत्म हो जाए, पर शीला डस्टी को मारने की बजाय उसे बेहोश कर देती है। कहानी के एंड में डस्टी को पागल खाने में भेज दिया जाता है, जहाँ पे डस्टी लगातार गाने सुनता रहता है ताकि उसे डीमन परेशान ना करे, और इसी तरह शीला बच जाती है और केविन की कहानी खत्म हो जाती है। केविन की कहानी के बाद इलोंका अपनी कहानी सुनाती है क्योंकि उसने भी अपनी कहानी विच को अधूरा छोड़ दिया था। सीन कहानी में जाता है जहाँ पे ग्रोसरी स्टोर में बेन को गोली लग जाती है और वो हॉस्पिटल में मारा जाता है। बेन के मरने के बाद इमानी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो जाती है स्कॉटी के पास जो अभी भी कोमा में थी। अब अपनी गलती सुधारने के लिए इमानी अपनी माँ की तरह अपनी जान स्कॉटी में डालने लगती है, पर क्योंकि इमानी कमजोर होती है इसलिए वो भी गलती से कोमा में चले जाती है। कोमा में जाने के बाद इमानी की आत्मा अपनी माँ की आत्मा से मिलती है और अपनी गलतियों को बताने के बाद इमानी की माँ अपनी सारी शक्तियाँ इमानी को दे देती है ताकि वो अपनी गलती को सुधार सके। इमानी अब जाती है स्कॉटी की आत्मा के पास जो धीरे धीरे मर रही थी, पर इमानी अब अपनी जान स्कॉटी को देकर उसे बचा लेती है और स्कॉटी बोलती है कि वो इमानी का ये एहसान कभी भी नहीं भूलेगी। अब मिडनाइट क्लब में इलोंका कहानी पूरा नहीं कर पाती क्योंकि उसे आन्या की याद आने लगती है और इसलिए मिडनाइट क्लब के सारे लोग मिलकर इलोंका की कहानी पूरा करते हैं, जिसमें स्कॉटी कोमा में से जाग जाती है और वो जागते ही इमानी का एहसान भूलने लगती है। पर स्कॉटी इमानी के साथ उसके फ्यूनरल तक रहती है क्योंकि वो जानती थी कि इमानी की वजह से ही वो आज जिंदा है, पर उसे ये नहीं पता था कि आखिर इमानी ने उसके लिए क्या किया। कहानी के अंदर अब बाकी कहानियों के कैरेक्टर भी आ जाते हैं और सब लोग इमानी का फ्यूनरल करते हैं और कहानी के खत्म होने पे इलोंका बहुत ज्यादा खुश होती है। इसके बाद इलोंका अपने दोस्तों को जूलिया के बारे में भी बता देती है और वो सबको बताती है कि उसने कल रात क्या गलती करी, और साथ ही साथ इलोंका बताती है कि आन्या की आत्मा ने अपनी बैलेरिना की गुड़िया ठीक कर दी और फाइनली मिडनाइट क्लब को दूसरी दुनिया से एक साइन मिल जाता है। मिडनाइट क्लब की मीटिंग के बाद केविन और इलोंका फाइनली किस करते हैं और उन्हें बिलीव हो जाता है कि शायद मौत के बाद भी कोई जिंदगी हो, पर उसका पता उन्हें अभी नहीं लग सकता। कहानी के एंड में हम लोग डॉक्टर स्टैंटन को देखते हैं और साथ ही साथ हम एक फोटो को देखते हैं और उस फोटो से हमें पता चलता है कि जिन बुढ़ा बुढ़िया की आत्मा हॉस्पिस में रहती है वो असल में स्टैनली और उसकी बीवी की आत्मा है जिन्होंने ब्राइट क्लिफ को बनवाया था। हम लोगों को ये भी पता चलता है कि डॉक्टर स्टैंटन को भी कैंसर है और वो भी असल में पैरागॉन कल्ट का हिस्सा होती है, जिसके साथ ही सीरीज यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन द मिडनाइट क्लब सीरीज की, और अब हमें सेकंड सीजन में पता चलेगा कि डॉक्टर स्टैंटन आखिर है कौन और वो आत्माएं केविन और इलोंका को क्यों दिख रही है। ब्राइट क्लिफ हॉस्पिस में जरूर कोई बड़ी मिस्ट्री छुपी हुई है जो हमें सेकंड सीजन में ही पता चलेगी। इस सीजन में हमें पता चला कि मौत के बाद भी कोई दुनिया होती है और मौत को समझना आसान नहीं है, और साथ ही साथ कैंसर एक बहुत ही बुरी बीमारी है। मुझे आशा है कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और ये सीरीज समझ आ गई होगी। ये सीरीज देखनी है तो आप लोगों को मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक, इंस्टा का लिंक, स्नैपचैट का लिंक और बाकी सारे सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो तो आप लोग मेरे को वहां पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि इन्हीं चीजों से हमें हेल्प मिलती है। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।